सॉरी बच्चों, पिछली वाली वीडियो कट हो गई थी। सो हम देख रहे थे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट साइज और उनमें फ़र्क होता है। अब आपके पास ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं सोडियम और पोटेशियम पंप की फॉर्म में, और दो तरह के ट्रांसपोर्टर हैं, ऑर्गेनिक कैटायनिक ट्रांसपोर्टर जो कैटायन को अंदर लेके जाएंगे और जो एनायन को अंदर लेके जाएंगे। अब ये चीज़ है चार्जेस के लिए, क्योंकि आपको पता है कि नॉन पोलर तो इजीली चले जाते हैं, पोलर को भेजना मुश्किल है। अब जैसे कोई एक केस आ गया आपके पास ड्रग इंट्रैक्शन का कि ओवरडोज आपने ले लिया, या तो एक वीक एसिड की। अगर आपने वीक एसिड की लिया है तो ये एक वीक एसिड है, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब क्या करेंगे, ये हैं एनायनिक ट्रांसपोर्टर्स, ये उसको वापसी सिक्रेट आउट कर देंगे, यहाँ से वो यूरिन के ज़रिए से निकल जाएगा। और आपकी जो यूरिन है वो ज़्यादा अल्कलाइन नेचर की होगी। जब आप उसको ट्रीट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, C2H3 इस तरह से कुछ देंगे, तो वो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा और इसके गिर्द बहुत सारे हाइड्रोजन आयन जमा कर देगा, जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्टर के पास चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर वीक बेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आयन है, ये कैटायनिक ट्रांसपोर्टर्स इसको ले लेंगे और यहाँ से यहाँ इसको भेज देंगे, और जो यूरिन प्रोड्यूस होगी वो एसिडिक यूरिन होगी। इस तरह के मेथड को आयन ट्रैपिंग मेथड कहते हैं, ये आपने याद रखना है। लास्ट स्टेप हम देखते हैं डीसीटी में जो होता है डिस्टल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का। ठीक है बच्चों, से ये है थर्ड स्टेप विच इज़ द डिस्टल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब आपकी रीअब्जॉर्प्शन होनी है, यानी ये आपका नेफ्रॉन है, ये आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है। अब यहाँ से इस तरफ ड्रग ने मूव करना है, यानी वापसी ब्लड में जाना है, और यहाँ से फिर ये ब्लड जाएगा आपके लीवर के अंदर, और अगेन लीवर से अगेन मेटाबॉलिज्म होगी और वो अगेन नेफ्रॉन के अंदर आ जाएगा। सो एक सर्कल है जो चलता ही रहता है। सो ये भी डिपेंड करता है ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन पे, लिपोफिलिक पे, ड्रग के साइज़ पे, साइज़ कम है ज़्यादा है। जिस तरह का साइज़ होगा फिर वो उसी तरह से ही मूव एंटर करेगा। ठीक है, प्रोसेस इसका पैसिव डिफिजन के ज़रिए से होगा। अब कोई और भी अदर रूट्स भी हैं जहाँ से एक्सक्रीशन हो रहा है, फीसिस के ज़रिए से हो रहा है। बहुत सारी आपकी ड्रग्स हैं जो इंटेस्टाइन में जाती हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जाके वो फिर आपके किस के अंदर चली जाती हैं, वापसी आपके जो फीकल यूरिनरी ट्रैक है, या आपके फीकल जहाँ से आपको फीसिस प्रोड्यूस होते हैं उस तरफ चला जाएगा, वहाँ से रिलीज़ होगा। ज़्यादातर जो गैसेस या एनेस्थीसिया जो ड्रग्स हैं वो हम लोग लंग्स के ज़रिए से निकालते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी इन्फेक्टेंट के अंदर ड्रग्स जा सकती हैं, और कुछ जो है वो टर्मिनोलॉजीज और साइड इफ़ेक्ट्स काज कर सकती हैं। अब चलते हैं क्लियरेंस के ऊपर। सो ये इसकी डेफिनेशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा डेट इज़ क्लियर्ड ऑफ अ ड्रग इन पर यूनिट टाइम, यानी एक टाइम में आपके कितना वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा में से ड्रग निकल गई है, इसको क्लियरेंस कहते हैं। टोटल क्लियरेंस आपकी हिपैटिक क्लियरेंस, रीनल क्लियरेंस, प्रोमोनी सबका ऐड करेंगे तो टोटल क्लियरेंस आएगी। इसका फार्मूला है क्लियरेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम और टाइम, यानी कितना वॉल्यूम प्लाज्मा का है और कितने टाइम में वो क्लियर्ड हो रहा है। एक और इसका फार्मूला क्लियरेंस इज इक्वल टू 0.693। वी क्या है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, हाफ लाइफ की इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इसका एक और भी फार्मूला है, क्लियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, रेट ऑफ एलिमिनेशन के अगर हम करेंगे तो CL मल्टीप्लाई बाय CP, ये ड्रग की कंसंट्रेशन को हम CP कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। सो अब रेट ऑफ एलिमिनेशन की डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ ड्रग क्लियर ऑफ पर यूनिट टाइम फ्रॉम द प्लाज्मा, कि एक पर यूनिट टाइम के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ड्रग क्लियर्ड हो रही है। इसकी फार्मूला है आपके पास मैस ऑफ ड्रग पर टाइम, यानी कितना मैस ऑफ ड्रग है जो क्लियर हो रहा है पर टाइम के अंदर। क्लियरेंस की वैल्यू क्या है, वॉल्यूम बाय टाइम, CP यानी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग की वैल्यू क्या है, मैस ओवर वॉल्यूम। सो यहाँ पे वॉल्यूम कट जाएगा आपका, तो ये मैस ओवर टाइम के इक्वल आ जाता है। Now let's discuss about the half-life. So again, the half-life is again important terminology for it. So it is the time taken by a drug to degrade 50% of its initial concentration. That आपका 100% drug है और 50% drug degrade होने के लिए उसको कितना time चाहिए. So the formula of T half-life is 0.693 divided by KT. So KT is the rate of elimination, while 0.693 is the natural log of 2. So now the KT is your clearance, rate of elimination is directly proportional to clearance. So I can write clearance here. So T is inversely proportional to the clearance. Another formula of T half is given here. So T half is indirectly proportional to clearance.
Now, whenever the clearance increase, the half-life of drug decreases. So here I have discussed some factors which can increase the half-life of drug or can decrease the half-life. So what are increasing half-life? If you have decreased blood flow, when your blood flow decrease in major organs like your liver, your renal, so when their blood flow decrease, their half-life increases out. The decrease in the drug elimination, if you have decrease in drug elimination in the patients who have renal disease, so when they eliminate ocean drug of decrease, their half-life increase. Decrease in metabolism means the liver is not working properly, so the half-life of drug increases. Increase in the distribution, more the drug is distributed due to its lipofacility, more its half-life. Then increase in the reabsorption, more the reabsorption from the distal part, more the half-life. Factors which decrease the half-life, so it due to the increase in the blood flow toward the heart, or sorry, toward the liver or toward the kidney. Decrease in the protein bounded, now your drug is set free, not protein bounded, its size is decreased. Now, increase in the elimination, increase in metabolism, they are also decreasing the half-life. Decrease in the distribution and decrease in the reabsorption, decreasing the half-life. So whenever you have taking a drug who has decreased half-life, you will increase its dose, you will increase its frequency of time intervals. Means you can give this drug from in the morning, in the evening, in the night. Okay. Now, if you have increased half-life of drug, then you decrease its dose and also decrease its frequency. You can use this drug only one time a day. Okay, so these were some factors which are affecting it. So here we have covered the chapter number 1 of pharmacology. In the next lecture we will discuss the chapter number 2 from it. Thank you so much for liking my channel and subscribing to it. Meet you soon in the next lecture. Till Allah Hafiz.